हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। आईपीआर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, आप ये राइट्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हो और ये राइट्स आपको बिज़नेस में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम बिंदु शर्मा है और मैं ओरिजिन आईपी सॉल्यूशंस बैंगलोर से हूँ और मैं आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी आपके दिमाग से निकली हुई चीज़ जिसमें वैल्यू है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे कोई डिज़ाइन हो सकता है, कोई इन्वेंशन हो सकती है, अगर उसमें वैल्यू है और वो आपके माइंड से ओरिजिनली आपके माइंड से आई है तो हम उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है तो हम उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। जैसे आप एक घर लेते हो तो घर लेने के बाद उसको रजिस्टर करना पड़ता है। सो सिमिलरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब क्रिएट हो जाती है तो अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वैल्यू है तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। तो जैसे ही आप उसको रजिस्टर करते हो तो आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। तो काफ़ी तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो हर टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए एक अलग लॉ है हमारे इंडिया में, और हर आईपी को फाइल करने और रजिस्टर करवाने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं जो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिफरेंट टाइप्स की होती है और डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसको उसी लीगल फ्रेमवर्क में जो है वो राइट्स ग्रांट किए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है पेटेंट। सो पेटेंट जो हैं वो ग्रांट होते हैं इन्वेंशंस के लिए। तो इन्वेंशन यहाँ पे या तो प्रोडक्ट हो सकता है या प्रोसेस हो सकता है। तो पेटेंट की एक लाइफ होती है जो कि स्टार्ट होती है जिस दिन आप फाइल करते हैं एप्लीकेशन। सो आपकी एप्लीकेशन फाइलिंग डेट से 20 इयर्स तक पेटेंट जो है वो वैलिड रहता है और 20 साल के बाद जो है वो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। और पेटेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पेटेंट राइट्स जो होते हैं वो कंट्री वाइज होते हैं। तो आपका अगर इंडियन पेटेंट है तो वो सिर्फ इंडिया में ही वैलिड है। तो इसका मतलब ये है कि यूएस में, जापान में लोग आपकी परमिशन के बिना उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आपके पास यूएस पेटेंट है तो आप यूएस में राइट्स अपने होल्ड कर सकते हैं और यूएस में अगर किसी को भी वो पेटेंट यूज़ करना है तो आपकी परमिशन की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस कंट्री में आपने पेटेंट फाइल किया है और ग्रांट हुआ है वहाँ पे आपके राइट्स जो हैं वो सिर्फ उसी कंट्री में हैं। तो वर्ल्ड वाइड एक सिंगल ऐसा पेटेंट नहीं होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि वो ग्लोबल पेटेंट है और वो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पेटेंट राइट्स आर टेरिटोरियल। दैट मीन्स कि पेटेंट राइट्स जो हैं वो कंट्री वाइज ग्रांट होते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कॉपीराइट। सो कॉपीराइट में वर्क ऑफ ऑथरशिप जो है वो फाइल किए जाते हैं और उस पर कॉपीराइट ग्रांट होता है। तो कॉपीराइट रजिस्ट्री दिल्ली में लोकेटेड है। तो एप्लीकेशन आपको वहाँ पे फाइल करनी होती है और आपकी एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कुछ मंथ्स के अंदर अंदर आपको कॉपीराइट का सर्टिफिकेट जो है वो ग्रांट हो जाता है। तो कॉपीराइट टिपिकली डिफरेंट क्लासेस में फ़ाइल होता है, जैसे कि लिटरेरी क्लास जिसमें बुक्स, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स आ जाते हैं। फिर आर्टिस्टिक वर्क होता है, सिनेमेटोग्राफिक वर्क होता है, म्यूज़िकल वर्क होता है। तो इसी तरह से डिफरेंट क्लासेस होती हैं जिसमें कि कॉपीराइट एप्लीकेशन फ़ाइल की जा सकती है। बिजनेसेस के लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट जो है वो ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क क्या होता है कि नेम ऑफ बिजनेस होता है। तो जैसे कोका कोला, बीबीसी, पेप्सी, गूगल, मैकडॉनल्ड्स, ये सारे जो हैं ट्रेडमार्क्स हैं जो कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो ट्रेडमार्क जब आप बिज़नेस के लिए नाम सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो है आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट करती है। तो ट्रेडमार्क में आपका ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो आपको डिफरेंट क्लासेस में एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन आपका किस तरह का बिजनेस है, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह के सर्विसेज हैं। तो ट्रेडमार्क एक तरह से एक बहुत ही वैल्यूएबल बिजनेस एसेट है।
और काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो बड़े ही वैल्यूएबल ट्रेडमार्क्स हैं, लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ये वाले ट्रेडमार्क्स जो हैं बड़े हाई वैल्यू ट्रेडमार्क्स जो हैं वो ये माने जाते हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडमार्क्स जो हैं वो दिखाई देंगे। आपके कार का नाम, घड़ी, फिर आपके टेलीफोन का नाम, फिर आपके टेलीविज़न का नाम, ये सारे जो हैं वो ब्रांड नेम्स हैं। तो हर प्रोडक्ट या हर सर्विस का एक ब्रांड नेम होता ही है। तो जैसे पेटीएम आप यूज़ करते हैं अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, तो पेटीएम का मतलब है पे थ्रू मोबाइल। सिमिलरली नेस्ले जो कंपनी है 1968 में हेनरी नेस्ले ने स्टार्ट किया था। तो नेस्ले का नाम जो है वो हेनरी नेस्ले के नाम से डिराइव हुआ है। आपने बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम ज़रूर खाई होगी। तो अगर आप इसको लोगों को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 31 नंबर आपको दिखाई देगा। तो 31 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि इस कंपनी के पास हर मंथ के एक दिन के लिए डिफरेंट फ्लेवर है। तो 31 फ्लेवर्स एवरी डे ऑफ द मंथ जो है वो बास्किन रॉबिन का लोगो रिप्रेजेंट करता है। बीबा जैसा आप जानते हैं एक लीडिंग ब्रांड है विमेन रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। तो वर्ड बीबा जो है उसका मतलब पंजाबी में वुमेन है। तो इसीलिए जो वर्ड बीबा है वो इसका ब्रांड का नाम है। तो बीबा के लेफ़्ट में आप देखते हैं कि एक लोगो है। तो ये जो लोगो है ये एक टाइप का मोटिफ है जो पीकॉक फेदर को रिप्रेजेंट करता है। तो पीकॉक फेदर काफ़ी रेलेवेंट है हमारे इंडियन ट्रेडिशंस के हिसाब से, बिकॉज़ एक तो ये कृष्णा के लिए फेदर यूज़ होता है और दूसरा जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही आर्टिस्टिक वर्क। तो इसीलिए शायद बीबा ने ये पीकॉक फेदर जो है अपना लोगो सेलेक्ट किया। फिर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें वैल्यू सिर्फ उसके एस्थेटिक लुक एंड फील की वजह से है, तो उस केस में उसका डिज़ाइन जो है वो रजिस्टर हो सकता है। अगर आप ये फर्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे तो ये एक टूथपेस्ट है, लेकिन टूथपेस्ट हम सभी यूज़ करते हैं, बट अगर बच्चों को अट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे जस्ट उसका एक फेस चेंज कर दिया है टूथपेस्ट का, और ये एक डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के वर्थ प्रोडक्ट है। सिमिलरली ये डिज़ाइन है बाइसिकल का, ये डिज़ाइन है चेयर का। सो एस्थेटिक लुक एंड फील जहाँ पे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे इन एडिशन टू पेटेंट डिज़ाइन भी रजिस्टर किया जा सकता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। ये एक साइन होता है और जो कि स्पेशलिटी ऑफ अ प्लेस के लिए दिया जाता है। तो अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट का आप देखोगे तो हर स्टेट का कोई ना कोई प्रोडक्ट या हैंडीक्राफ्ट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है जहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है स्टेट के लिए, और वह स्पेशलिटी होती है स्टेट के लिए। फॉर एग्जांपल पश्मीना वूल है, नागपुर ऑरेंजेस, बैंगनपल्ली मैंगो। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रजिस्टर करानी पड़ती हैं अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। तो स्पेशलिटी ऑफ अ प्लेस इज़ कॉल्ड एज जोग्राफिकल इंडिकेशन। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स हैं जोग्राफिकल इंडिकेशंस के। सो फर्स्ट पिक्चर जो है वो है पश्मीना वूल से बना हुआ शॉल। सेकंड है मैसूर सिल्क की साड़ी। थर्ड है बिद्री वर्क जो कर्नाटका में किया जाता है। थर्ड है चिकन वर्क जो एम्ब्रॉयडरी है कपड़ों के ऊपर की जाती है लखनऊ में। फिर हमारे पास यहाँ पे है हिमाचल शॉल। सो दिस पर्टिकुलर पैटर्न जो है ये हिमाचल का बहुत टिपिकल है, तो ये हिमाचल की रजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन है। फिर ये लास्ट में है हमारे पास मधुबनी पेंटिंग। सो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये अपनी स्टेट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, और हर स्टेट को अपने जो स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर करना पड़ता है। और कर्नाटका इस वक्त सबसे ज़्यादा जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं वो कर्नाटका के नाम पे रजिस्टर्ड हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ट्रेडिशनल नॉलेज। सो ट्रेडिशनल नॉलेज जैसा कि आपको पता है कि हर सोसाइटी में हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज है जो कि जनरेशन से चली आ रही है। जैसे हमें ज़ुकाम होता है तो हम अदरक की चाय पीते हैं, या चोट लगती है तो हम हल्दी का पाउडर यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से जो भी ऐसी नॉलेज है जो जनरेशन से जमा होती रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं।
तो ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका है कि आप ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट करो और उसको आप पब्लिश कर दें। तो क्या होता है कि अगर आप उसको पब्लिश कर देते हैं तो उसके बाद कोई और उस पर पेटेंट नहीं ले पाता, क्योंकि वो पब्लिक नॉलेज में काउंट हो जाता है। तो अगर आपको कुछ केस लॉज याद होंगे तो हल्दी, नीम, टर्मरिक, बासमती राइस, इन सब चीज़ों पे जो हैं फॉरेन कंपनीज़ ने ट्राई किया है कि वो पेटेंट्स एक्वायर करें, लेकिन सिंस वो सारी चीज़ें इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज थी तो उन लोगों को उस पर पेटेंट राइट्स ग्रांट नहीं हो पाए। तो ट्रेडिशनल नॉलेज हर कंट्री में होती है, तो हमारी कंट्री में भी है। तो हम लोग काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं कि अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को राइट वे में जो है वो प्रोटेक्ट कर पाएँ। इंडिया में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी ये एक तरह का डेटाबेस है जो कि CSIR लैब्स मेंटेन कर रहे हैं। इसमें इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट किया जाता है और इसमें जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी की हुई है। तो जब कोई पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है जो कि बेस्ड होती है नेचुरल कंपोनेंट्स पे, हर्बल कॉम्पोजिशंस पे, या कहीं पे डाउट होता है कि इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज हो सकती है, तो एक सर्च परफॉर्म की जाती है इसमें TKDL में, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में, जिससे कि ये वेरीफाई होता है कि इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज है या नहीं। अगर वो इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज है तो उस पर पेटेंट्स जो हैं वो ग्रांट नहीं किए जाते। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम ट्रेडिशनल नॉलेज के। तो ये जो फोक सॉन्ग्स हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान से है, वो एक ट्रेडिशनल नॉलेज है। देन यूज़ ऑफ टर्मरिक जो है वो वूंड हीलिंग के लिए, चोट लगने पे जो हम यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह की ट्रेडिशनल नॉलेज है। फिर नीम का जो हम यूज़ करते हैं बीमारी में या एज अ डिसइंफेक्टेंट, वो भी हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। एंड फोक डांसेस, हमारी हर स्टेट के अपने अलग अलग फोक डांसेस हैं, तो फोक डांसेस और इसी तरह के सिमिलर कोई भी आर्ट है जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में काफ़ी जनरेशन से डेवलप हुई है, तो वो जो है ट्रेडिशनल नॉलेज कहलाती है। तो मैं एक बार आपको फिर से याद करवाना चाहूँगी कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो रजिस्टर नहीं होती है। सो ट्रेडिशनल नॉलेज को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है उसको लिख के और उसको पब्लिश करके। तो ट्रेडिशनल नॉलेज एज सच जो है वो रजिस्टर नहीं होती है। ट्रेड सीक्रेट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो ट्रेड सीक्रेट, जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं कि ट्रेड सीक्रेट एक सीक्रेट होता है बिज़नेस का, और वो जो सीक्रेट है वो किसी को भी मालूम नहीं होता है। तो जैसे आप एग्जांपल लें, कोका कोला के जो रेसिपी है वो एक ट्रेड सीक्रेट है, वो किसी को पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है, लेकिन वो सीक्रेट है। तो ये एक टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू तभी तक है जब तक आप वो सीक्रेट मेंटेन कर पा रहे हैं। तो जैसे ही वो सीक्रेट लीक हो गया मार्केट में तो वो सीक्रेट नहीं रहेगा और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी स्टेप्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करती हैं, काफ़ी पॉलिसीज़, अग्रीमेंट्स होते हैं इनके पास, ताकि ट्रेड सीक्रेट जो है वो कंपनी से बाहर नहीं जाए। तो फूड इंडस्ट्री पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो फूड इंडस्ट्री से हैं। कोका कोला कॉम्पोजिशन है, फिर मैकडॉनल्ड्स की सॉसेस हैं, KFC चिकन की रेसिपी है। तो ट्रेड सीक्रेट भी रजिस्टर नहीं होता है, बट एज अ ओनर ऑफ ट्रेड सीक्रेट, ओनर को सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि वो ट्रेड सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर पाए और सेफ गार्ड कर पाए। अभी एक फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज होता है कि IP को रजिस्टर क्यों करना है। सपोज़ आपने IP क्रिएट कर ली तो उसकी रजिस्ट्रेशन आपको कॉस्ट करती है, आपका पैसा लगता है रजिस्टर कराने में। तो लेकिन उसको रजिस्टर करवाना ही क्यों चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो जो है उसको रजिस्टर कराने का वो ये है कि वो आपको प्रोटेक्शन देता है एक टाइप की। आपने रजिस्टर करा लिया, जैसे घर लिया है उसको रजिस्टर करा लिया तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आ जाता है कि ये घर आपको बिलोंग करता है। सो सिमिलरली आप एक प्लॉट खरीदते हो तो उसको भी रजिस्टर कराते हो, लेकिन आप कभी ये नहीं बोलते कि प्लॉट रजिस्टर कराने के तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि आप खुद रजिस्टर कराना चाहते हो उसको, प्लॉट को या घर को। सो सिमिलरली अगर आपके पास कोई अच्छी इन्वेंशन है या अच्छा आइडिया है तो आपको उसको रजिस्टर करवाना चाहिए। तो उससे क्या है, अगर आपका अपना बिजनेस है तो एक कॉम्पिटिटिव एज जो है आप मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ब्रांडिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक टूल है।
और अगर आपकी आईपी में वैल्यू है तो आपका इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं, आप उसको लाइसेंस कर सकते हैं, इवन आप अपने पेटेंट्स को बेच भी सकते हैं लास्ट में। तो आपके लिए एक ये अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो बन सकता है। तो अगर आपकी कोई स्टार्टअप कंपनी है और आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं उसके लिए, तो अगर आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया होगा अपनी इन्वेंशन के लिए, तो आपको बात करना इजी हो जाता है और डिस्क्लोज़ करना भी इजी हो जाता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है काफ़ी हद तक ठीक रहती है अगर आपने आईपी फाइल की हुई है। सो पेटेंट लेने के लिए आपकी इन्वेंशन में 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए नोवेलिटी, जिसका मतलब है कि आपकी इन्वेंशन नई होनी चाहिए। किसी और को कॉपी कर लिया या फिर दो प्रोडक्ट्स को मिक्स करके एक तीसरा प्रोडक्ट बना दिया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर नॉवल इन्वेंशन होनी चाहिए। और सेकंड रिक्वायरमेंट है कि इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। तो जस्ट 2-3 चीज़ों को मिक्स करके एक नई चीज़ बना दी तो वो काफ़ी नहीं है पेटेंट लेने के लिए। इन्वेंटिव स्टेप जो है वो ज़रूरी है। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि इन्वेंशन में इंडस्ट्रियली यूज़फुल होनी चाहिए इन्वेंशन। सो ये 3 कंडीशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक इन्वेंशन में, ताकि आपको पेटेंट मिल सके। नंबर 1 नोवेलिटी, नंबर 2 इन्वेंटिव स्टेप एंड नंबर 3 इंडस्ट्रियल यूज़फुलनेस। इंटरनेट पे काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी इन्वेंशन नॉवल है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ई स्पेस नेट, गूगल पेटेंट्स, वाइपो, पेटेंट स्कोप, यूएसपीटीओ, इंडियन पेटेंट ऑफिस, ये सारी कंट्रीज़ अपना डेटाबेस मेंटेन करती हैं और इसमें आप पेटेंट सर्च परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं कि आपकी इन्वेंशन नॉवल है या नहीं है। तो अगर इन्वेंशन नॉवल है तो काफ़ी रीजंस हैं आपके पास पेटेंट फाइल करने के, और अगर इन्वेंशन नॉवल नहीं है तो या तो आप उसको फर्दर इम्प्रूव कीजिए या फिर आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने का आइडिया ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ टाइम के बाद और इनोवेटिव एलिमेंट उसमें ऐड करके पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे नोट कीजिए कि अगर आपको पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी है अपनी इन्वेंशन के लिए, तो किसी भी तरह की पब्लिकेशन इंटरनेट पे या किसी और फोरम पे मत कीजिए। सो किसी भी टाइप का पेपर पब्लिकेशन, पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए अगर आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं तो। लेकिन अगर आपने पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल कर दिया है तो उसके बाद आप फ्री हो किसी भी टाइप की पब्लिकेशन करने के लिए। रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, पोस्टर प्रेजेंटेशन करना है, आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद। इसके अलावा कुछ और प्रिकॉशंस जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। आपको अपनी इन्वेंशन को डॉक्यूमेंट अच्छे से करना चाहिए। आपको पेटेंट जो है एक बहुत ही टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स इन्वेंशन की लिखी होनी चाहिए। तो यूजुअली कंपनीज़ के पास एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होना चाहिए जिसको हम इन्वेंशन डिस्क्लोजर फॉर्म कहते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली प्लेस में होनी चाहिए आप जब पेटेंट फाइल करने का प्लान करें तो। अगर आपकी अपनी कंपनी है तो कंपनी में राइट पॉलिसी होनी चाहिए, राइट प्रोसेसेस होने चाहिए। किसके नाम पे पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल होनी है वो आप राइट इन द बिगनिंग डिफ़ाइन कर दोगे तो आपके डिस्प्यूट्स कंपनी में कम होंगे। तो ओनरशिप मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि ओनरशिप आप राइट इन द बिगनिंग डिफ़ाइन कर लीजिए कि किसका नाम पेटेंट एप्लीकेशन पे आने वाला है। बिकॉज़ ये बाद में काफ़ी बार काफ़ी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अगर इन्वेंटर का नाम या एप्लीकेंट का नाम ठीक से आपने क्लैरिफाई नहीं किया अपनी टीम के अंदर या अपनी कंपनी के अंदर। और चौथी चीज़ ये है कि आप स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कीजिए जब तक आपकी पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं हो जाती। एक बार फाइल हो गई तो फिर आप फिर भी डिस्क्लोजर कर सकते हैं या पेपर पब्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जब तक एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं होती है तब तक आपको स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी जो है इन्वेंशन की मेंटेन करनी पड़ती है। तो पेटेंट एप्लीकेशन टिपिकली जो है वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर को फाइल करनी चाहिए। जो भी हो, आपकी कंपनी में लोग जो कि जिन्होंने आइडिया कंसीव किया या
आप उनको कह सकते हो कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है। तो एप्लीकेशन जो है वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर को फाइल करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में या कंपनीज़ में एप्लीकेशन जो है वो कंपनी या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अपने नाम पे फाइल करना चाहता है, बिकॉज़ वो ओनरशिप अपने पास रिटेन करना चाहते हैं। तो उस केस में इन्वेंटर अपनी जो इन्वेंशन है वो इंस्टीट्यूट या कंपनी को असाइन कर सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो कंपनी या इंस्टीट्यूट है वो ओनर हो जाता है कंपनी का, लेकिन इन्वेंटर का नाम एप्लीकेशन पे फिर भी रहता है एज अ इन्वेंटर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी इन्वेंशन को ठीक से डॉक्यूमेंट करें। तो डॉक्यूमेंट करते समय आप 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा खासकर ध्यान रखिए। एक तो ये है कि आपकी इन्वेंशन में क्या नॉवल है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो आप लिस्ट बना सकते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स जो हैं वो नॉवल हैं। तो जब आपका पेटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट होगा तो आपके पेटेंट एजेंट को काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर उसको लिस्ट होगी उसके पास कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें नॉवल हैं। तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, NF1 NF2 नॉवल फीचर 1 नॉवल फीचर 2 करके, और इसकी एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए। और सेकंड इज़ आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके डिस्क्लोजर के टाइम कि कौन सी टेक्निकल डिफ़िकल्टी है जिसका सोल्यूशन आप फाइंड कर रहे हो इस इन्वेंशन में। तो टेक्निकल डिफ़िकल्टी भी आपको क्लियरली लिखनी पड़ेगी अपने डिस्क्लोजर के समय। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका सोल्यूशन क्या है। आपने डिफ़िकल्टी बता दी, नॉवल फीचर्स बता दिए, लेकिन आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो स्टेप वाइज आपने कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व की है ये आपको क्लियरली लिखा होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो हैं जब आप इन्वेंशन को डॉक्यूमेंट करें तो आप ये इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें, और आप ये रियलाइज़ करेंगे विद टाइम कि अगर आपके पास आपकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी है तो आपके लिए पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल करना बहुत इजी हो जाता है। और इनफैक्ट अगर आप अपनी कंपनी रन कर रहे हैं तो आप एक रिपोजिटरी बना सकते हो नए आइडियाज़ की। आपकी टीम मेंबर्स आपको आइडियाज़ दे सकते हैं, तो आप एक आइडिया बैंक टाइप बना सकते हो जिसमें कि आपके टीम मेंबर्स ये 3 चीज़ें आपको लिख के दें और आप उनमें से फिर अच्छे वाले आइडियाज़ जो है वो पेटेंट फाइल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी कि इंडिया में पेटेंट ग्रांट होने का क्या प्रोसेस होता है। तो आपने जब डॉक्यूमेंटेशन कर लिया तो आपका पेटेंट एजेंट जो है वो आपके लिए पेटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेगा, और डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपनी एप्लीकेशन रिस्पेक्टिव ऑफिस में फ़ाइल करेंगे। तो इंडिया में 4 पेटेंट ऑफिस हैं, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट से हो तो आप अपनी एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली फ़ाइल कर सकते हैं। अगर आपको फ़ॉरेन एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है किसी और कंट्री में तो इंडिया की फ़ाइलिंग से 12 महीने के अंदर अंदर आप फ़ॉरेन फाइलिंग कर सकते हैं। इंडिया में जब एप्लीकेशन फ़ाइल हो जाती है तो उसके बाद 18 मंथ्स तक वो एप्लीकेशन एक तरह से बंद रहती है। तो 18 मंथ्स की जब एक्सपायरी हो जाती है तो वो एप्लीकेशन इंडियन पेटेंट ऑफिस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। आफ्टर पब्लिकेशन क्या होता है कि एप्लीकेशन को एग्ज़ामिन किया जाता है। तो पेटेंट ऑफिस में डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको हम एग्ज़ामिनर्स बोलते हैं। तो एग्ज़ामिनर्स जो हैं वो एप्लीकेशन को एग्ज़ामिन करते हैं और आपको एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट देते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट में लिखा रहता है कि आपको कुछ अगर फॉर्म्स में कुछ गलती हो गई है या कोई प्रोसेस का और डिटेल चाहिए या कोई ऑब्जेक्शन है एग्ज़ामिनर को, तो आपको ये एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट जो है वो रिप्लाई करनी पड़ती है। तो एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट रिप्लाई करने के बाद कभी कभी एक आध हियरिंग भी अटेंड करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है वो पेटेंट ग्रांट हो जाता है। तो जब ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको पीरियोडिकली रिन्यूअल फ़ीस जो है पेटेंट को एक्टिव रखने के लिए पे करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि पेटेंट फाइलिंग से ग्रांट तक क्या प्रोसेस इंडिया में होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अभी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा प्रोसेस और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि आईपी एक बहुत ही वैल्यूएबल बिजनेस एसेट है, और इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको राइट टाइम पे और राइट लीगल फ्रेमवर्क में प्रोटेक्ट कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये फ़र्स्ट वीडियो है जो मैंने हिंदी में बनाया है।
तो आपको कैसा लगा, आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।